हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वर्क पावर एनर्जी देख रहे थे और वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी और उसके एक्सप्रेशन के बारे में चेक किया था। आज हम लोग उसे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने आज जो टॉपिक ले रखा है उसमें अपना ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यानी डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे और काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे उसको हमने यहाँ पे ले रखा है। जैसे फर्स्ट सिचुएशन हमने ले रखा है काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होल स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी होल स्क्वायर इफ मास इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। अगर हम लोग मास को कांस्टेंट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, और इस सिचुएशन में जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ये ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। सेकंड सिचुएशन है अपने पास की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में हम लोग किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करें। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। अगर मास को कांस्टेंट कर दें तो मास को कांस्टेंट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये ग्राफ आएगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। थर्ड हमने कंडीशन ले रखा है कि काइनेटिक एनर्जी एंड मास के बीच में हमने ग्राफ ले रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में यानी काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m, और अगर यहाँ मोमेंटम को कांस्टेंट कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो यहाँ जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे मास एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में तो ये ग्राफ इस तरह से ग्राफ हमें मिलेगा। और नेक्स्ट हमें ले रखा है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, यानी हमें पता है कि मोमेंटम इज √2m ke, √2m ke। और यहां से हमने क्या कर रखा है, यानी अगर मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम क्या हो जाएगा, √ke के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ √ke और p के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है तो ये ग्राफ अपने आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट सिचुएशंस में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। फर्स्ट हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, सेकंड काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर का ग्राफ है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/m का ग्राफ है, और नेक्स्ट मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चेक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने ले रखा है स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल बाय रिटार्डिंग फोर्स। If a vehicle moves with some initial velocity and due to retarding force it stops after covering some distance, यानी कोई व्हीकल है जो कुछ इनिशियल वेलोसिटी सपोज कर ले v इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ड्यू टू रिटार्डिंग फोर्स हमने f ले रखा है, f रिटार्डिंग फोर्स की वजह से वो क्या हो जाए, फाइनली स्टॉप हो जाए, और फाइनली स्टॉप हो जाए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे उस सिचुएशन में जो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने ले रखा है। तो यहाँ पर इन सिचुएशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो फर्स्ट जो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करेंगे वो फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने 1 से सपोज कर रखा है। तो यहां से वर्क पावर एनर्जी का हेल्प लेंगे हम लोग एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पर हम लोग चेक करते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। तो जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी अपने पास फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m और v स्क्वायर आ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी है k, और वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी रिटार्डिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो रिटार्डिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग डिस्टेंस ये आ जाएगा। यहां से हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस लेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर बाय f, या फिर हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है तो k बाय f। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव था तो यहाँ से रिटार्डिंग फोर्स भी नेगेटिव होगा, इसलिए हमने माइनस माइनस को नहीं लिख रखा, वो दोनों कैंसिल आउट हो गए, फाइनल रिजल्ट यही बनेगा। यहाँ से हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। सेकंड हम लोग इसमें कैलकुलेशन करेंगे स्टॉपिंग टाइम का कैलकुलेशन कर लेते हैं, और स्टॉपिंग टाइम हमने t सपोज कर रखा है, स्टॉपिंग टाइम हमने यहाँ पर t सपोज कर रखा है। तो स्टॉपिंग टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने पहले पढ़ा था कि चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो इंपल्स के इक्वल होगा, तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो इंपल्स के इक्वल, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। अब चेंज इन मोमेंटम
तो चेंज इन मोमेंटम इंपल्स के इक्वल है, तो चेंज इन मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी तो जीरो, तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ इनिशियल मोमेंटम लेंगे, दैट इज mv, और ये इनिशियल मोमेंटम अपने पास mv किसके इक्वल हो जाएगा, mv को हम लोग p भी रख लेते हैं, ये क्या है मोमेंटम, ये p है, और ये इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज इंपल्स के, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंपल्स। यहाँ भी मोमेंटम ये नेगेटिव होगा तो फोर्स भी नेगेटिव होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, फाइनल एक्सप्रेशन यही बनेगा। यहाँ से हमें स्टॉपिंग टाइम निकालना है, तो स्टॉपिंग टाइम t है अपने पास, तो ये t जो स्टॉपिंग टाइम होगा, यहाँ से ये t कितना आ जाएगा mv बाई f, या फिर अपने पास p बाई f। तो mv बाई f और p बाई f हमने क्या कर लिया, यहाँ से ये स्टॉपिंग टाइम को फाइंड आउट कर लिया। तो हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल चुके हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और इस फॉर्मूले से हम लोग स्टॉपिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग कुछ कंडीशंस और चेक करेंगे और आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हमने अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट किया था और स्टॉपिंग डिस्टेंस का हमने ये फॉर्मूला लिखा था और स्टॉपिंग टाइम भी हमने फाइंड आउट किया था और स्टॉपिंग टाइम का अपने पास ये फॉर्मूला है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन चेक करेंगे और कंडीशन क्या है, कंपेरिजन ऑफ x एंड t, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं फॉर टू व्हीकल्स, दो व्हीकल्स के लिए हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और कंडीशन क्या होगा, इफ सेम रिटार्डिंग फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी अगर सेम रिटार्डिंग फोर्स दोनों व्हीकल्स पर अप्लाई हो तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम को कंपेयर करेंगे। तो सेम रिटार्डिंग फोर्स है, इसका मीनिंग क्या है कि F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, दोनों के ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स है, 1 यानी फर्स्ट के ऊपर रिटार्डिंग फोर्स, F2 यानी सेकंड के ऊपर रिटार्डिंग फोर्स, और दोनों बराबर है तो हमने F ले लिया। तो फर्स्ट का हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस x1 सपोज कर लेते हैं और सेकंड का स्टॉपिंग डिस्टेंस x2 सपोज कर लेते हैं। तो x1 बाई x2, दोनों का रेशियो ले लिया हमने x1 बाई x2। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, सेम है, तो फोर्स सेम है तो क्या हो जाएगा k1 बाई k2, यानी फर्स्ट कंडीशन अगर अप्लाई करें तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा k1 बाई और k2, सेकंड का यहाँ से k1 बाई k2 आ जाएगा। और अगर हम लोग और इस बेसिस पर लेना चाहें तो यहाँ पर भी f क्या होगा, सेम होगा, यानी 2f दोनों में आएगा तो वो सेम होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर बाई m2 v2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ से m1 v1 स्क्वायर बाई m2 v2 स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस को कंपेयर कर लिया, दोनों व्हीकल के स्टॉपिंग डिस्टेंस का हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर चुके। सिमिलरली हम लोग स्टॉपिंग टाइम का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो स्टॉपिंग टाइम का जब हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे t1 बाई t2 सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट व्हीकल का स्टॉपिंग टाइम t1 है और सेकंड व्हीकल का स्टॉपिंग टाइम t2 है। तो यहाँ से f तो सेम है, तो f सेम है तो क्या हो जाएगा, ये p1 बाई p2 हो जाएगा, यानी फर्स्ट का मोमेंटम डिवाइडेड बाई सेकंड का मोमेंटम इक्वल टू f सेम है तो ये m1 v1 बाई m2 v2 हो जाएगा। तो m1 v1 बाई m2 v2। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, स्टॉपिंग टाइम को भी कंपेयर कर लिया, दोनों व्हीकल्स के स्टॉपिंग टाइम को भी हमने कंपेयर कर लिया। तो अगर सेम रिटार्डिंग फोर्स और दो व्हीकल्स को लेना हो तो दोनों व्हीकल का हम लोग क्या कर चुके हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस कंपेयर कर चुके हैं, स्टॉपिंग टाइम कंपेयर कर चुके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सिचुएशन लेंगे इन्हीं कंडीशन में कि अगर दोनों व्हीकल्स का क्या हो, वेलोसिटी सेम हो, यानी आप तो कांस्टेंट फोर्स तो है ही और कांस्टेंट फोर्स के साथ साथ यानी फर्स्ट नोट डालते हैं और इसमें लिखते हैं if F1 equals to F2 equals to F, यानी सेम रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है और उसके साथ साथ दोनों व्हीकल्स का वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो दोनों व्हीकल्स का अगर वेलोसिटी सेम हो, दोनों व्हीकल्स पर रिटार्डिंग फोर्स सेम हो, तो उस सिचुएशन में स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम का हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो x1 बाई x2 दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो अभी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, यानी वेलोसिटी भी हमें क्या कर देना है, सेम कर देना। तो वेलोसिटी सेम कर देना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो k1 बाई k2 होगा और ये क्या हो जाएगा, v1 बाई v2 सेम हो जाएगा, तो m1 बाई m2 हो जाएगा। तो x1 बाई x2 इक्वल्स टू k1 बाई k2 इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा अपने पास v1 बाई v2 सेम, तो ये m1 डिवाइडेड बाई m2, m1 डिवाइडेड बाई m2। ये तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो हमने निकाल लिया फॉर सेम वेलोसिटी। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, स्टॉपिंग टाइम का रेशियो निकालते हैं। तो t1 बाई t2 इक्वल टू, तो स्टॉपिंग टाइम का रेशियो ये p1 बाई p2 और p1 बाई p2 क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 इक्वल हो जाएगा क्योंकि v1 v2 क्या है, सेम है। तो p1 बाई p2 इक्वल टू m1 बाई m2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग केस लेंगे इसमें और नेक्स्ट केस में चेक करते हैं कि
F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, यानी सेम रिटार्डिंग फोर्स दोनों पर लगा रहे हैं। एंड यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मोमेंटम सेम कर देते हैं, तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P कर देते हैं। अब हमने दोनों का मोमेंटम सेम कर दिया, तो मोमेंटम सेम कर दिया तो अब स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो क्या मिलेगा, x1 by x2 इक्वल टू, अभी क्या है k1 by k2 है, तो व्हाट इज k, व्हाट इज k, काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन क्या है मोमेंटम के साथ, हमने पहले भी डील किया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी k क्या है, ये p² by 2m है, तो k1 क्या हो जाएगा p1² by 2m1², k2 इज p2² by 2m2², तो k1 की जगह क्या कर देंगे p1² by 2m1 और इसका k2 हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेते हैं, ये p2²। अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या ले रखा है, कंडीशन अपने पास कि दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। तो जब दोनों का मोमेंटम हमने सेम ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रिलेशन अपने पास m2 by m1 हो जाएगा। तो यहां से व्हाट इज x1 by x2, x1 by x2 इज m2 by m1, ये आ गया। और जब हम लोग टाइम पे स्टॉपिंग टाइम का रेशियो निकालेंगे t1 by t2, तो स्टॉपिंग टाइम का रेशियो दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। तो जब दोनों का मोमेंटम सेम है तो p1 by p2 सेम हो जाएगा, तो स्टॉपिंग टाइम क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी p1 by p2 और p1 भी p है p2 भी p है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो स्टॉपिंग टाइम का हम लोग क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट करके स्टॉपिंग टाइम का रेशियो बनता है। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग और चेक करते हैं इसमें, और इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, यानी रीस्टोरिंग फोर्स तो सेम है अपने पास, यानी यहां पर रही है जो हम लोग ले रहे हैं रिटार्डिंग फोर्स वो तो सेम है। और सेकंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी दोनों का यानी K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू K ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम ले लेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो x1 by x2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा K1 by K2 एंड K1 इक्वल्स टू K, K2 इक्वल्स टू K, तो इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज दैट x1 by x2 दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया, सेम आ गया, दैट इज 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम का रेशियो फाइंड आउट करेंगे T1 by T2। तो स्टॉपिंग टाइम का जब रेशियो फाइंड आउट करेंगे T1 by T2, तो T1 by T2 क्या है अपने पास, P1 by P2, तो ये P1 by P2 है, तो P1 by P2 है अपने पास, और ये किसके इक्वल है, M1V1 डिवाइडेड बाई M2V2, तो ये है M1V1 डिवाइडेड बाई M2V2। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास यहां से या तो मोमेंटम को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, या फिर यहां से अगर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करें तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, अगर मोमेंटम लिखे तो कितना जगह 2m k लिख सकते हैं, तो यहां से 2m k लिख सकते हैं। यहां से अगर हम लोग लिखें तो ये क्या करेंगे 2m1 k1 और डिवाइडेड बाई, लेकिन यहाँ पर k1 k2 के इक्वल है, ठीक है, ये हो जाएगा 2m2 k2। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, k1 से k1 कैंसिल, तो ये अंडर रूट m1 डिवाइडेड बाई m2। यहां से रिटार्डिंग टाइम का जो रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज T1 by T2 इज अंडर रूट m1 by m2। तो इस तरह से हम लोग कुछ कंडीशंस यहां पर फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और डिफरेंट कैलकुलेशंस हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड कर चुके हैं। हमने ग्राफिकल व्यूज भी देखा काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंट सिचुएशन में। अब हमने जो नेक्स्ट एनर्जी ले रखा वो पोटेंशियल एनर्जी ले रखा, और पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का ही पार्ट है। हमने मैकेनिकल एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो काइनेटिक एनर्जी था, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी था। तब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर डिस्कशन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन था, यहाँ पर ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नियर बाई जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते भी है कि पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, where m is mass of body, g is acceleration due to gravity and h is height of body from surface of earth। तो ये फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला एक अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है ग्रेविटेशन का, जहां पर हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, अगर वेरी वेरी लेस हो उस सिचुएशन में हम लोग mgh लेते हैं। उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इफ ए बॉडी ऑफ मास m, अगर m मास का कोई बॉडी है एट ए हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अगर कोई बॉडी है m मास का और वो अर्थ सरफेस से क्या है, अगर ये अर्थ सरफेस है जिसका मास कैपिटल M ले ले, तो अर्थ सरफेस से क्या, अगर h हाइट पर, अर्थ सरफेस से h हाइट पर अगर यहाँ कोई बॉडी m मास का है, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है वो mgh by 1 plus h by r है। ये फॉर्मूला अपने पास mgh by 1 plus h by r
तो 1 प्लस यहाँ पर h इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू r, तो यहाँ से 1/r को कैंसिल कर देंगे तो यही फॉर्मूला mgh/1 हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले को हमने क्या कर रखा है, अप्रोक्सीमेशन में करके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस ले रखा है। तो ये फॉर्मूला अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला ही ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि अगर दो बॉडी अपने पास m1 और m2 हो, उनके बीच का डिस्टेंस अगर r हो, तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो माइनस gmm by r या gm1m2 by r के इक्वल होगा। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। हमने ये h हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना रखा है सरफेस से h हाइट पर, और यहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। r रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, ये 6400 किलोमीटर है रेडियस ऑफ अर्थ, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग क्या करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे, और अगर cgs में लेके चलेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग लेके चलेंगे। तो ये सिचुएशन हम लोग देखेंगे किस तरह का सिचुएशन दिया गया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को वेरीफाई। नेक्स्ट हम लोगों ने एनर्जी हाइट ग्राफ ले रखा है, और एनर्जी हाइट ग्राफ में अपने पास क्या, एक तरफ हमने एक्स एक्सिस पर हाइट को ले लिया और वाई एक्सिस पर एनर्जी को ले लिया। अभी हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी और हाइट का कंपैरिजन देखा था किस तरह से था, तो इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया। तो हमने जो यहाँ पे ग्राफ ले रखा है कि ये ई जो है टोटल एनर्जी है, यानी ई हमने टोटल एनर्जी ले रखा, और टोटल एनर्जी का हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने जो ग्राफ बनाया यहाँ पर, ये तो टोटल एनर्जी है, तो ये जो ग्राफ है अपने पास ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट के साथ है, जो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है वो हाइट के साथ, तो वो इनवर्स रिलेशन में है हाइट के साथ काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में। हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे अपने पास क्या है, जैसे जैसे हाइट को हमने इंक्रीज किया वैसे वैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से अगर हम लोग जैसे जैसे हाइट को यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी यहाँ से जैसे जैसे हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी का हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी हाइट के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन में, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में। और इसी बेसिस पर हमने क्या कर रखा है, ये ग्राफ को ड्रॉ कर रखा है। नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, बाकी हमने कैलकुलेशंस पहले देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है अपने पास, अगर दो चार्जेस हो Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r हो, तो इनके बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो लिखेंगे वो हम लोग लिखते हैं K Q1 Q2 by r। और अगर और इसको K को एक्सपेंड कर दें तो 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ले रखा है। तो ये अपने पास कोई स्प्रिंग है, इससे कोई मास कनेक्टेड है, और ये अपने पास नॉर्मल पोजीशन में है। ये जो सिचुएशन है फर्स्ट, ये नॉर्मल पोजीशन पे है। सेकंड हमने क्या कर दिया, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, ये कंप्रेशन का पोजीशन हो गया, ये कंप्रेशन का पोजीशन है। और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, नॉर्मल पोजीशन, तो यहाँ से हमने इसको एक्सपेंड कर रखा है, तो ये एक्सपेंशन का पोजीशन है स्प्रिंग के लिए, ये एक्सपेंशन का पोजीशन है। अगर हम लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं, तो रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन नॉर्मल पोजीशन की तरफ गेन करेगा, और जो फोर्स इसको गेन कराएगा उस फोर्स को हम लोग यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर भी जब हम लोग इसको रिलीज करेंगे तो ये रिलीज करते क्या होगा कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा। यानी रीस्टोरिंग फोर्स क्या है कि जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगे और ये इन मासेस को क्या करें, इनके नॉर्मल पोजीशन पर लेके जाए, उसी फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग स्प्रिंग में, रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग स्प्रिंग में F इज इक्वल टू kx लिखते हैं, वैसे निगेटिव होता है तो ये मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करें तो kx लेते हैं, जहां पर k क्या है, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, k यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो k यहां पर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हमने ले लिया kx। अब हम लोग क्या करें, अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, जी ऑफ ए स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होता है, यहां से पोटेंशियल एनर्जी को u ले ले तो ये हाफ kx स्क्वायर आएगा। ये फाइनल इंटीग्रेशन से फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर हमें सिर्फ फॉर्मूले पर फोकस करना है, तो यहां पर हाफ kx स्क्वायर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने देखा कि जो अपने पास रीस्टोरिंग फोर्स है वो kx है, तो यहां से अगर हम लोग x निकालना चाहें तो x कितना हो जाएगा, f by k हो जाएगा। और अगर हम लोग यहां से k निकालना चाहें तो क्या k क्या हो जाएगा, f by x हो जाएगा। तो इन दोनों के टर्म हम लोग फाइनल फॉर्मूला बना लेते हैं। तो u क्या हो जाएगा, एक तो फॉर्मूला है हाफ kx स्क्वायर,
नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम लोग क्या कर ले, अगर x पुट कर दे तो x पुट कर दे तो क्या हो जाएगा हाफ k, और ये क्या हो जाएगा अपने पास एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो यह हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2k, तो ये एफ स्क्वायर बाई 2k आ गया। और अगर हम लोग यहाँ पर k का वैल्यू पुट करते तो उसमें अपने पास क्या मिलता है, यहाँ से वो हो जाता हाफ, और k की जगह हम लोग f बाई एक्स पुट कर देंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ एक्स बाई 2, यह जगह अपने पास fx बाई 2, क्योंकि एक x से कैंसिल तो fx बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से यानी फाइनल जो फॉर्मूला बन गया, एक तो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, एक आ गया अपने पास एफ स्क्वायर बाई 2k, और एक आ गया fx बाई 2। तो ये फॉर्मूला हमने क्या कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड आउट कर लिया इन केस ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर किसी स्प्रिंग को x1 से x2 तक लेके जाए, जैसे हम लोग यहाँ पर माइनस ए से ए तक लेके जाए, उसी तरह से अगर x1 से x2 तक लेके जाए तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग फ्रॉम x1 टू x2, x1 से x2 तक हमें लेके जाना है। तो इस केस में जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे वो आ जाएगा हाफ k, और ये x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इससे हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। यानी x1 से x2 तक अगर किसी स्प्रिंग को लेके जाना होगा तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमने देखा यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को किस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट ग्रेविटी। उसके लिए हम लोग देखते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना है। उसके लिए कोई टेबल ले लेते हैं और इस टेबल पर हमने क्या कर रखा है, चेन ले रखा है, जिस चेन का कुछ पार्ट तो टेबल के ऊपर है और कुछ पार्ट टेबल से इस तरह से हैंग हो रहा है। जो पार्ट टेबल से नीचे की तरफ हैंग हो रहा है, सपोज कर लेते हैं वो 1/nth पार्ट है जो हैंग हो रहा है, और 1/nth किसका, टोटल लेंथ ऑफ चेन का। यहां से लेट L बी द लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन, चेन का लेंथ हमने L ले लिया, एंड M बी द मास ऑफ चेन, मास ऑफ चेन। तो कैपिटल L हमने लेंथ ऑफ चेन ले लिया, कैपिटल M हमने मास ऑफ चेन ले लिया। तो व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन। तो यहां से मास पर यूनिट लेंथ को अगर सपोज करें स्मॉल m ले लें तो ये कैपिटल M बाई L हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन। अब हमें करना है कि यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करना है कि वर्क डन अगर इस चेन को हम लोग क्या करें, पुल करके ऊपर की तरफ कंप्लीट चेन को टेबल के ऊपर लेके आए तो उसमें वर्क डन क्या होगा। और सेकंड हम लोग एक और कैलकुलेशन करेंगे कि अगर ये टेबल, ये चेन नीचे की तरफ चलते जाए तो जब ये टेबल को लीव करे उस समय चेन का वेलोसिटी क्या होगा। ये दो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखते हैं, एक तो वर्क डन इन पुलिंग द चेन, वर्क डन इन पुलिंग द चेन ऑन टेबल, ये अगेंस्ट ग्रेविटी होगा। यहां से हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन के इसका फॉर्मूला है mgl, यहां पे कैपिटल है, मास ऑफ चेन लेना है तो mgl बाई 2n स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे n क्या पुट करना है, अगर सपोज कर ले 1/2 पार्ट इसका हैंग हो रहा है तो 1/2 पार्ट अगर हैंग हो रहा है तो n कितना है, 2 है। अगर 1/3 पार्ट हैंग हो रहा है तो n कितना है, 3 है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, n को फाइंड आउट करना है। n उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनका वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, जो 3 है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है अपने पास की वेलोसिटी ऑफ चेन व्हाइल लीविंग द टेबल, वेलोसिटी ऑफ चेन व्हाइल लीविंग द टेबल, वेलोसिटी ऑफ चेन व्हाइल लीविंग द टेबल, यानी चेन जब ये नीचे की तरफ आता चला जाए तो किस वेलोसिटी से ये टेबल को लेफ्ट करे उस वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट GL 1 माइनस 1/n स्क्वायर, GL 1 माइनस 1/n। तो G तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L इज लेंथ ऑफ चेन, 1 माइनस, और n क्या है कि कितना पार्ट उसका हैंग हो रहा है, कितना पार्ट नीचे की तरफ है, यानी यहां से यहां तक जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोगों ने 1/n ले रखा। ये कंपेयर टू L दिया जाएगा कि 1/2 है, 1/3 है, 2/3 है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, यहाँ पर n को पुट करना होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर वर्क डन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वेलोसिटी ऑफ चेन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसके स्टेटमेंट को चेक करते हैं। स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड
it can only be transferred from one form to another, यानी एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या होगा, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगा। किसको हमें इससे क्या फायदा होगा, तो हम लोग अपने जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उन प्रॉब्लम्स में हमें इससे फायदा मिलेगा। जैसे सपोज के लिए अपने पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल लें, तो ये ए पर यानी टोटल एनर्जी एट ए, ई हमने टोटल एनर्जी ले लिया, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दैट इज टोटल एनर्जी एट ए। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये सॉरी सी है, तो टोटल एनर्जी एट सी, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट सी, ये सी पॉइंट हमने लिया था, ये बी पॉइंट है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट बी दैट इज टोटल एनर्जी एट बी। और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट ए। और एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये तीनों इक्वल होंगे, तो ई एट ए इक्वल्स टू ई एट बी इक्वल्स टू ई एट सी। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स में किसी भी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, कहीं भी कोई इसी तरह के प्रॉब्लम होंगे, वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया जा सकता है, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कहीं भी कंजर्व करा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पावर। और पावर में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। यानी पावर जो है, पावर इज वर्क डन बाई टाइम, दैट इज P is W by T, वर्क डन बाई टाइम इज नोन एज पावर। अब पावर P जो है ये वर्क डन बाई टाइम है। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाई टाइम है। तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाई टाइम दैट इज वेलोसिटी वेक्टर। तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, अब यहां से हम लोग एवरेज पावर निकालें, P एवरेज। तो एवरेज पावर के लिए क्या करना होगा, टोटल वर्क लेना होगा और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम लेना होगा। तो एवरेज पावर के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल वर्क बाई टोटल टाइम लेना होगा। ये अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर निकालें तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, इसको वर्क डन का डिफरेंशिएशन यानी dw by dt वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेट करके पावर निकलेगा। तीसरे से हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर क्या है, पावर स्केलर है, पावर वेक्टर नहीं है, पावर स्केलर है। और पावर का यूनिट क्या है, तो पावर के यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो वाट है, W है, डबल T, इसको कैपिटल W से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एक और यूनिट होता है पावर का, 1 हॉर्स पावर, 1 HP, और 1 HP 746 वाट के इक्वल है। तो हॉर्स पावर भी क्या है, पावर का ही यूनिट है, और 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी जितने भी हमने वर्क डन के फॉर्मूले पढ़े हैं, उस वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम हम लोग करते चले जाएंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, पावर फाइंड आउट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें पावर के फॉर्मूले को चेक करना है।